जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज गुप्ता एंड गुप्ता सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 161 से लेके 170 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, लाइम स्टेबलाइजेशन इज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ऑप्शन ए सैंडी सॉइल, ऑप्शन बी सिल्टी सॉइल, ऑप्शन सी नॉन प्लास्टिक सॉइल एंड ऑप्शन डी प्लास्टिक क्ले सॉइल। जैसे कि हमने पहले भी बात किया था, स्टेबलाइजेशन मतलब क्या होता है। स्टेबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग टू इंक्रीज द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मतलब हम लोग सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, उसकी शियर स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। अब स्टेबलाइजेशन के बहुत सारे टेक्निक हैं। हम लोग मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं, बाय यूजिंग सर्टेन मटेरियल मिला के हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हम लोग लाइम मिला के बढ़ा सकते हैं, सीमेंट मिला के बढ़ा सकते हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया लाइम स्टेबलाइजेशन इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग, मतलब लाइम स्टेबलाइजेशन हमारा कौन से सॉइल में हमारा वेरी इफेक्टिव रहेगा। तो ऑप्शन ए सैंडी सॉइल, ऑप्शन बी सिल्टी सॉइल, ऑप्शन सी नॉन प्लास्टिक सॉइल एंड ऑप्शन डी प्लास्टिक लेक सॉइल। जैसा कि हमने पढ़ा था अभी कि सीमेंट स्टेबलाइजेशन हमारा सबसे इफेक्टिव होता है हमारा सैंडी सॉइल में, और लाइम स्टेबलाइजेशन हमारा सबसे इफेक्टिव होता है क्ले सॉइल में। ऐसा नहीं है कि इट इज़ इफेक्टिव इन ऑल्सो इन सैंडी सॉइल, बट ज़्यादा इफेक्टिव हमारा होता है क्ले सॉइल में। डेट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं कि लाइम स्टेबलाइजेशन इज़ वेरी इफेक्टिव इन क्ले सॉइल। इसलिए हम लोग पहली प्रायोरिटी क्ले सॉइल को देंगे, दूसरी प्रायोरिटी हम लोग सैंडी सॉइल को देंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको पहली प्रायोरिटी क्ले सॉइल को देना है। अब ढूंढिए यहाँ पे क्ले सॉइल कहाँ है। ऑप्शन ए सैंडी सॉइल, ये तो होगा नहीं पहली प्रायोरिटी में। सिल्टी सॉइल, ये भी नहीं होगा। नॉन प्लास्टिक सॉइल मतलब ग्रेवल एंड सैंड की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी दिया हुआ प्लास्टिक क्ले सॉइल, डेट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 162, अनडिस्टर्ब सैंपल are obtained by option A direct excavation, option B thin walled sampler and option C thick walled sampler and option D अगर। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं अनडिस्टर्ब सैंपल क्या होता है। तो अनडिस्टर्ब सैंपल वो ऐसा सैंपल होता है जिसकी हमारी ओरिजिनल प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आएगा, उसकी डेंसिटी हमारी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वाटर कंटेंट हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसका सॉइल का स्ट्रक्चर हमारा डिफरेंट नहीं होने चाहिए, उसकी टेक्सचर हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी हमारी स्ट्रेस कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं अनडिस्टर्ब सैंपल। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया अनडिस्टर्ब सैंपल को हम कैसे कलेक्ट करते हैं। तो अनडिस्टर्ब सैंपल को हम लोग कलेक्ट करते हैं बाय यूजिंग थीन वॉल्ड सैंपलर या तो पिस्टन सैंपलर से हम लोग करते हैं। आपको हमेशा याद रखेगा कि जब भी हम लोग अनडिस्टर्ब सैंपल को कलेक्ट करेंगे तो हम लोग थीन वॉल सैंपलर को यूज़ करेंगे, या तो पिस्टन सैंपलर को यूज़ करेंगे, या तो रोटरी सैंपलर को यूज़ करेंगे अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए। ठीक है, अब अनडिस्टर्ब सैंपल हमारा बहुत ही छोटे सॉइल के लिए होता है, मतलब क्ले सॉइल के लिए होता है। और कोई भी चीज़ हम लोग सैंडी सॉइल में हमको सैंपल कलेक्ट करना है तो अनडिस्टर्ब सैंपल से हमारा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन सैंपल इन सैंडी सॉइल। ये भी आपको याद रखिएगा कि सैंडी सॉइल में हमको ज़्यादा दिक्कत होगी, परेशानी होगी कलेक्ट करने में। इसलिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी कोई अनडिस्टर्ब सैंपल रहेगा तो उसमें हमारा जो सैंपलर होना चाहिए बहुत ही थीन होनी चाहिए, मतलब पतला होना चाहिए। ठीक है, जिसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ हमारी चेंज ना हो सके, उसको हमारी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग प्रिजर्व कर सके। डेट्स वाई वी आर यूजिंग थीन वॉल्ड सैंपलर फॉर कलेक्टिंग दी अनडिस्टर्ब सैंपल। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन ए दिया डायरेक्ट एक्सकेवेशन। डायरेक्ट एक्सकेवेशन हम लोग नहीं करेंगे, ये हम लोग करते हैं डिस्टर्ब सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। ऑप्शन बी दिया हुआ थीन वॉल्ड सैंपलर, बिल्कुल सही, क्योंकि अनडिस्टर्ब सैंपल में हमने देखा कि थीन वॉल सैंपलर हम लोग यूज़ करते हैं। थीन वॉल सैंपलर ही हम लोग बोल सकते हैं पिस्टन सैंपलर एंड रोटरी सैंपलर ऑल्सो। ऑप्शन सी दिया हुआ है थिक वॉल सैंपलर, ये भी हम लोग कलेक्ट करते हैं डिस्टर्ब सैंपल के लिए, जिस कारण से ये भी हमारा यूज़ नहीं होगा। ऑप्शन डी दिया हुआ अगर भी हमारा यूज़ होता है डिस्टर्ब सैंपल कलेक्ट करने के लिए, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 163, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। Stationary piston sampler and rotary sampler are both thick walled sampler. Option B, stationary piston sampler and rotary sampler both are thin walled sampler. Option C, stationary piston sampler is a thick walled sampler and rotary sampler is a thin walled sampler. And option D, stationary piston sampler is a thin walled sampler and rotary sampler is a thick walled sampler. अभी हमने देखा था क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में आपको फिर से पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अभी हमने देखा था कि अनडिस्टर्ब सैंपल को कलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे
स्टेशनरी पिस्टन सैम्पलर यूज़ करते थे, और दूसरा हमारा रोटरी पिस्टन सैम्पलर यूज़ करते थे। अब हम लोग ये चीज़ अनडिस्टर्ब सैंपल को कलेक्ट करने के लिए करते थे, तो हम लोग देखते थे वो कैसा वॉल्ड होता था, थिन वॉल्ड था, मतलब थिक वॉल्ड नहीं था। तो इस क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया है कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं। ऑप्शन ए, स्टेशनरी पिस्टन सैम्पलर एंड रोटरी सैम्पलर आर बोथ आर थिक वॉल्ड सैम्पलर, ये बिल्कुल गलत है। हमने भी देखा था कि ये दोनों सैम्पलर यूज़ होता है अनडिस्टर्ब सैम्पलर में, और वो थिन होता है, तो ये आंसर होगा नहीं। ऑप्शन बी, स्टेशनरी पिस्टन सैम्पलर एंड रोटरी सैम्पलर बोथ आर थिन वॉल्ड सैम्पलर, ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कभी कभी आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मतलब ये कौन से सैम्पलर को कलेक्ट करने के लिए होता है, तो आपको बोलना है अनडिस्टर्ब सैंपल। अब उसमें भी आपको और एक्यूरेट पूछा जाएगा कि स्टेशनरी सैम्पलर हम लोग कौन से सैंपल को कलेक्ट करने के लिए करते हैं, तो आपको बताना है सॉफ्ट टू स्टिफ कोहेसिव सॉइल। याद रखिएगा, स्टेशनरी सैंपलर हम लोग यूज़ करते हैं सॉफ्ट टू स्टिफ कोहेसिव सॉइल, एंड रोटरी सैंपलर हम लोग यूज़ करते हैं स्टिफ टू हार्ड क्ले। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको ये सब ध्यान से पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 164, द कर्व ए बी सी इज सोन आर रेस्पेक्टिवली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द स्ट्रेस। इस कर्व में आपको दिया हुआ है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन दिया गया है, मतलब एक्स एक्सिस में स्ट्रेन दिया गया है, वाई एक्सिस में स्ट्रेस दिया गया है। अब आपको बताना है ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ डेंस सैंड, क्ले एंड लूज सैंड। ऑप्शन बी डेंस सैंड, लूज सैंड एंड क्ले। ऑप्शन सी लूज सैंड, डेंस सैंड एंड क्ले। एंड ऑप्शन डी क्ले, लूज सैंड एंड डेंस सैंड। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले ए वाले ग्राफ में देखिए हमारा कि हमारी स्ट्रेस तो मैक्सिमम है, मतलब स्ट्रेस तो ज़्यादा है, लेकिन हमारी स्ट्रेन क्या है, कम ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लार्ज स्ट्रेस पे हमारी स्ट्रेन कम होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेंस सैंड। तो आपको ये बिल्कुल पहले लिख लीजिए, ए हमारा कौन सा ग्राफ होगा, डेंस सैंड होगा। अब बी देखिए, बी में हमारा स्ट्रेस जो हो रहा है वो कम लग रहा है, लेकिन स्ट्रेन हमारा क्या है, ज़्यादा है। तो हमारा बीच वाला सैंड क्या हो जाएगा, हमारा लूज सैंड हो जाएगा। अब हमको पता है कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन किस में हुआ है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन सी वाले पोर्शन में होता है। अब हमको पता है सबसे ज़्यादा स्ट्रेन कौन से सॉइल में होता है, तो क्ले में होता है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ए क्या होगा, हमारा डेंस सैंड होगा, बी क्या होगा, लूज सैंड होगा, सी क्या होगा, क्ले सैंड होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए डेंस सैंड, क्ले एंड लूज सैंड बिल्कुल गलत है, हमारा सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ऑप्शन बी डेंस सैंड, ए बिल्कुल ए डेंस सैंड है। ऑप्शन बी लूज सैंड बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में क्ले दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही है। हमने देखा था क्ले में हमारा ज़्यादा स्ट्रेन रहेगा, तो ये हमारा ग्राफ सबसे सी वाला पोर्शन हो जाएगा। दैट्स वाई बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 165, ग्रेटर स्किन फ्रिक्शन। ऑप्शन ए रिटार्ड द सिंकिंग ऑफ वेल। ऑप्शन बी एक्सेलरेट द सिंकिंग ऑफ वेल। ऑप्शन सी डज नॉट अफेक्ट द सिंकिंग ऑफ वेल। एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। अब हमने देखा था कि स्किन फ्रिक्शन में हमारा फोर्स कैसा लग रहा था, फोर्स हमारा लग रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन में हमने देखा था वहाँ निगेटिव लग रहा था, लेकिन यहाँ पे स्किन फ्रिक्शन बोला गया है, तो कैसा लगेगा फोर्स, तो अपवर्ड फोर्स लगेगा। अब अपवर्ड फोर्स लगेगा तो हमारा जो सिंकिंग ऑफ वेल होगा उसमें क्या होगा, रिटार्ड्स होगी, मतलब वो नीचे आने नहीं देगा, क्योंकि हमारा सामने से फोर्स लग रहा है, मतलब आगे से फोर्स लग रहा है। तो हमारा ग्रेटर द स्किन फ्रिक्शन तो क्या होगा, रिटार्ड द सिंकिंग ऑफ द वेल। दैट्स वाई ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको ये याद रखना, जितना स्किन फ्रिक्शन रहेगा उतना हमारा रिटार्ड द सिंकिंग ऑफ वेल ऑपरेशन, मतलब जो सिंकिंग ऑफ वेल ऑपरेशन है उसमें हमारा दिक्कत आएगी। ठीक है, दैट्स वाई ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 166, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिप फुटिंग ऑन ए सैचुरेटेड क्ले इज 120 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर फुटिंग डायमीटर इक्वल टू विड्थ विल बी। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे घुमाया है आपको, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिप फुटिंग ऑन ए सैचुरेटेड क्ले, आपको दिया गया है। ठीक है, और आपको पूछा गया है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्कुलर फुटिंग क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है मोर देन 120 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी दिया हुआ इक्वल टू 120 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी दिया हुआ लेस देन 120 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी दिया एनी ऑफ द अबव। अब हमने देखा था कि स्ट्रिप फुटिंग का हमने देखा था फॉर्मूला
तो वहाँ पे फॉर्मूला हमने देखा था क्यू निकालने के लिए, क्या था, CNC प्लस 0.5 गामा बी एन वाई प्लस गामा DF इंटू एन क्यूब, यही हमने देखा था स्ट्रिप फुटिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पूछा गया है किसके लिए, सर्कुलर फुटिंग के लिए। तो सर्कुलर फुटिंग का हमारा फॉर्मूला हो जाता है 1.3 CNC प्लस 0.3 गामा बी एन वाई प्लस गामा DF इंटू एन क्यूब। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए क्यू में स्ट्रिप फुटिंग के लिए कितना था, CNC था। अब यहाँ पे सर्कुलर फुटिंग में देखिए क्यू इक्वल टू कितना हो गया, 1.3 CNC हो गया, मतलब 1.3 इंटू 120 हो जाएगा, मतलब 120 से ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ कंपेयर कीजिए, यहाँ पे CNC में हमारी वैल्यू दी गई है 120, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1.3 CNC, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगा 1.3 इंटू 120, तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, मतलब 120 से ज़्यादा ही होगा, मोर देन 120 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर फुटिंग के हिसाब से हमारा स्ट्रिप फुटिंग को कंपेयर करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, मोर देन जितनी वैल्यू दी गई उससे ज़्यादा ही आएगा। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं, मोर देन 120 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1.3 इंटू 120 मतलब 120 से तो ज़्यादा ही होगा। डेट्स वाई ए इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा घुमाया है। अब देखें ऊपर यहाँ स्ट्रिप लिखा है, नीचे सर्कुलर लिखा है, इसी तरह आपको रेक्टेंगुलर लिख देगा, तो ये क्वेश्चन आपको चेंज करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला से मैच करके आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 167, ए प्लेट लोड टेस्ट इज यूजफुल टू एस्टिमेट, ऑप्शन ए बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन, ऑप्शन बी सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, ऑप्शन सी बोथ बियरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्लेट लोड टेस्ट कहाँ परफॉर्म किया जाता है। तो प्लेट लोड टेस्ट सबसे पहले हम लोग आपको पता होगा कि प्लेट लोड टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं फील्ड पे। अब हम लोग प्लेट लोड टेस्ट से हम लोग क्या निकालते हैं, तो प्लेट लोड टेस्ट से हम लोग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं सबसे पहले, दूसरा हम लोग निकालते हैं सेटलमेंट, और तीसरा हम लोग निकालते हैं अलाउबल बियरिंग प्रेशर। ये तीनों चीज़ हम लोग प्लेट लोड टेस्ट से निकालते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्लेट लोड टेस्ट कहाँ परफॉर्म करते हैं, तो प्लेट लोड टेस्ट फील्ड में परफॉर्म करते हैं। इससे क्या क्या निकलेगा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल निकलेगा, सेटलमेंट ऑफ द सॉइल मेजर कर सकते हैं, अलाउबल बियरिंग प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन ए बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, ये भी निकालते हैं। ऑप्शन सी बोथ बियरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन, हमको पता है बियरिंग कैपेसिटी भी निकालते हैं, सेटलमेंट भी निकालते हैं प्लेट लोड टेस्ट से। डेट्स वाई सी इज़ द राइट आंसर। तो हमेशा आपको याद रखना है कि प्लेट लोड टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं फील्ड में। क्वेश्चन नंबर 168, द रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्कल और फाई सर्कल इन फ्रिक्शन सर्कल मेथड इज, ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी आर साइन फाई, ऑप्शन सी आर कॉस फाई, एंड ऑप्शन डी आर टेन फाई। तो सबसे पहले हमको समझना है कि रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्कल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एक सर्कल है। अब सर्कल के सेंटर क्या है, ओ है। अब ओ से हमारा उसकी रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस उसकी होगी हमारी आर साइन फाई होगी। अब आपको याद रखिएगा कि जो भी हमारा फेल्योर सर्कल है, फेल्योर सरफेस होता है, वो कैसा रहेगा, वो आर्क ऑफ दी सर्कल के फॉर्म में रहेगा। तो उसकी हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो उसकी रेडियस हो जाएगी फ्रिक्शन सर्कल की आर साइन फाई। ये आपको हमेशा याद ही कर लेना है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ए दिया हुआ आर बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्कल मतलब किसके बराबर होता है, आर साइन फाई के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फेल्योर सरफेस हमारा फ्रिक्शन सर्कल का कैसा होगा, तो आपको बताना है फेल्योर सरफेस कैसा रहेगा हमारा, फेल्योर सरफेस एज ए आर्क ऑफ द सर्कल के जैसा होगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब फेल्योर सरफेस का रेडियस कितना हो रहा है, तो रेडियस हमारी आर साइन फाई होता है। डेट्स वाई बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 169, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी नंबर इज, ऑप्शन ए 0.26761, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 1, एंड ऑप्शन डी 2। अब हमको सबसे पहले समझना है कि स्टेबिलिटी नंबर से हम लोग क्या निकालते हैं। तो स्टेबिलिटी नंबर से हम लोग एवोलेट करते हैं स्लोप स्टेबिलिटी। क्या करते हैं, निकालते हैं इससे हम लोग स्लोप स्टेबिलिटी निकालते हैं होमोजीनियस सॉइल के लिए। ठीक है, इट इज़ यूज टू फाइंड स्लोप स्टेबिलिटी ऑफ होमोजीनियस सॉइल
हैविंग कोहेजन, जिसमें हमारा कोहेजन रहेगा, ठीक है, उसका हम लोग स्लोप स्टेबिलिटी निकालते हैं स्टेबिलिटी नंबर से। अब स्टेबिलिटी नंबर से हमारा एक थ्योरी इन्होंने दिया था, उसका नाम था टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर, ठीक है। अब टेलर स्टेबिलिटी नंबर हम लोग से फाइंड करते हैं, जिसका इक्वेशन हमारा होता है C बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू गामा इंटू एच। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी के टर्म में देगा तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल हाइट कंसीडर करेंगे। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं देता है तो हमारा ये भी रिलेशन होता है C डिवाइडेड बाय गामा इंटू एच सी, ठीक है। अगर हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं कंसिडर करेगा तो हम लोग लेंगे क्रिटिकल हाइट। तो ये तो हमारा इक्वेशन है जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये दो इक्वेशन आपको पूछे ही जाएंगे। अब यहाँ पूछा जाता है कि आपका लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी नंबर कितना होता है, तो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे जब आपको पूछा जाएगा प्योर फ्रिक्शनल सॉइल, अगर प्योर फ्रिक्शनल सॉइल का स्टेबिलिटी नंबर कितनी होती है, 0 होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है तो 0.291। तो आपको ये भी याद रखना है आपको कि कभी कभी पूछा जाता है फ्रिक्शनल सॉइल की स्टेबिलिटी नंबर कितनी, तो आपको बताना है 0 है, लेकिन मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर हमारी कितनी होती है 0.261। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए 0.261 बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों ने देखा कि लार्जेस्ट स्टेबिलिटी नंबर हमारी होती है 0.261 एंड प्योरली फ्रिक्शनल सॉइल के लिए हमारी वैल्यू होती है 0। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया IAS में, SSC में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इससे आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं टेलर स्टेबिलिटी नंबर से। क्वेश्चन नंबर 170, ए शैलो फाउंडेशन इज डिफाइंड एज ए फाउंडेशन विच, ऑप्शन ए हैज़ लो बियरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन बी हैज़ ए डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट लेस देन विड्थ, ऑप्शन सी इज रेस्टिंग ऑन ग्राउंड सरफेस, ऑप्शन डी काउजेज लेस सेटलमेंट। तो आपको पता होना चाहिए शैलो फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू तरजागी क्या बोले हैं कि अगर डेप्थ इज लेस देन विड्थ, अगर हमारा डेप्थ किससे छोटा है, विड्थ से छोटा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं शैलो फाउंडेशन। अगर हमारा डेप्थ ज़्यादा है किससे, तो विड्थ से, तो उसे हम लोग बोलते हैं डीप फाउंडेशन। तो ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब जनरली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया शैलो फाउंडेशन मतलब क्या, तो हमारी डेप्थ क्या होनी चाहिए, विड्थ से कम होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए हैज़ लो बियरिंग कैपेसिटी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी हैज़ अ डेप्थ लेस देन विड्थ बिल्कुल सही, दैट्स वाई बी इज़ द राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें, और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।